जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक की शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो उसको हम इसके पहले के लेक्चर में देख रहे थे, जो इसका चैप्टर 5 है यानी संघ एवं इसका क्षेत्र, उसको देख रहे थे। तो ठीक है, इसको हम कहाँ तक देखे थे? इसको देखे थे बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों के आदान प्रदान संबंधी शक्तियों तक हम इसको देखे थे। ठीक है, और इसमें हम समझे थे मतलब राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों के बारे में और कैसे इनका गठन होता है उसके बारे में, और राज्यों का संघ है इंडिया, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझे थे। आज हम देखेंगे इसके आगे के भाग को, जो कि शुरुआत होता है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के उद्भव से। ठीक है, तो क्या जब इसमें हम आएंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक में, तो ये हेडिंग है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। इसका सब हेडिंग है देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, जब हमारा भारत जो है आज़ाद हो रहा था, उस समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला जो था वो था ब्रिटिश प्रांत, इसमें ब्रिटिश सरकार का शासन था। ठीक है, और दूसरा था देशी रियासतें, इसमें राजा के शासन के अधीन था, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से ये संबंध था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण इसमें किया गया। इसके पहले के चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान जैसे 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसमें भी हम अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देख रहे हैं। ठीक है, और देशी रियासतों को 3 प्रकार के इसमें विकल्प दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। या तो वो भारत में शामिल हों, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर स्वतंत्र रहें, कि किसी दोनों में से एक राज्य में शामिल हो या फिर वो स्वतंत्र रहें। ठीक है, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर कुल देशी रियासतों की संख्या 552 थी। कितनी थी? 552, जिनमें से भारत में शामिल हो गई 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 रियासतें जो थीं ये स्वतंत्र रहने का निर्णय ली। लेकिन कुछ समय पश्चात हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को क्रमशः पुलिस कार्यवाही जनमत द्वारा विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। यानी हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि इन रियासतों को कैसे शामिल किया गया भारत में, तो तीनों ऑप्शन दे देता है और मैच द फॉलोइंग आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। ठीक है, अब 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है, पहला था भाग क। ठीक है, वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग क वाले राज्य कैसे थे? वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। आगे चलते हैं। दूसरा था भाग ख। भाग ख में 9 राज्य आते थे, और ये ऐसे राज्य थे जहां राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। ठीक है, राज्य विधानमंडल तो था ही, इसमें शाही शासन भी उपलब्ध था। भाग ग में भारत के मुख्य आयुक्त, ठीक है, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था, और इसमें कुल 10 राज्य थे। वहीं भाग घ में केवल एक अकेला यूटी था, और वो था अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। ठीक है, साउथ जो इंडिया थी उसमें क्या मांग करने लगे लोग कि राज्यों का जो गठन है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। ठीक है, ये साउथ में मांग उठने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समितियों को नियुक्त किया गया था। तो उसमें से पहली हमारी महत्वपूर्ण समिति थी धर आयोग। ठीक है, इसका गठन हुआ जून 1948 में।
कब हुआ? जून 1948 में। इसको भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में और सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। यानी कि इसने भाषाई जो आधार था इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो गया? लोगों में असंतोष फैल गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी का फुल फॉर्म था, ये जवाहरलाल नेहरू वी से थे पट्टाभी सीतारमैया और पी से और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये 3 लोग इस समिति के थे। पूरा फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और इन्होंने क्या कहा? राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी इन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, अनशन पर बैठे थे भाषाई आधार पे। वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो, तो वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिनकी वजह से 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या किया जाता है? मजबूर होके भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया जाता है, ठीक है। ये जो राज्य था, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया? तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। तो इन दोनों समितियों ने ये तो सुझाव दे दिया था कि भाषा को आधार नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी जिद की वजह से ये पहले राज्य का गठन हुआ जो भाषा पे आधारित थी, ठीक है। फिर आती है हमारी फजल अली आयोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोग है हमारे जो राज्यों के गठन पे से रिलेटेड। इन तीनों आयोग को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसे कि एक जगह जब भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया तो और भी राज्य क्या हुआ, उनमें आवाज़ तेज हो गई कि हमारा भी भाषा के आधार पर गठन हो। इसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन किया, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य जो सदस्य थे वो थे KM पन्नीकर और HN कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब भाषा को आधार तो बनाया जाए, लेकिन एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि एक राज्य में केवल एक ही भाषा नहीं होना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ सिफारिश की, तो उन्हें देखते हैं। इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दिया जाए। मतलब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन भारत की एकता को प्रमुखता दी जाए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। अगर एक भाषा एक राज्य रहता तो इससे हमारी जो भारत की एकता है वो विखंड हो जाती, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भारत की एकता को प्रमुखता दिया जाए और एक राज्य एक भाषा का पालन ना हो। इन्होंने राज्य पुनर्गठन के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। वो निम्न है। पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। दूसरा था भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा था वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। और चौथा था प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन, ठीक है। समझ आया? आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों का वर्गीकरण जो है वो समाप्त किया जाए। जो पहले 4 आयामी राज्य थे, भाग 1, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, उनको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है।
भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को क्या किया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इसके साथ ही 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में लागू हुआ, इसके द्वारा क्या किया, भाग क और भाग ख के जो राज्य थे उनके बीच की दूरी को समाप्त करके एक में कर दिया, और भाग ग के जो राज्य थे उनको क्या किया, समाप्त कर दिया भाग ग के राज्य को। ठीक है, इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था, तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया था। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनका उद्भव हुआ। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इनके तहत किन किन राज्यों का गठन हुआ तो उसके बारे में बताया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास राज्य का मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर केरल राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। ठीक है, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र था। ठीक है, उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। और पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, ठीक है, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा 2 नए संघ शासित प्रदेशों को भी गठन किया गया, जिसमें पहले थे लक्षद्वीप और 2 नए नहीं 3, और दूसरा मिनिकॉय और तीसरा था अमीन देवी। इनका भी गठन किया गया और इनका सृजन जो था मद्रास राज्य से काट कर किया गया था। कहाँ से? मद्रास राज्य से काटकर इन यूटीज का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो राज्य जिनका जो 1950 में जो भारतीय क्षेत्र थे 4 क्षेत्रों में बटे थे, उनको दिया है। भाग क में 9 राज्य हैं, भाग ख में भी 9 राज्य हैं, भाग ग में हमारे 10 राज्य थे और भाग ग में अकेले अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो ये आप लोग राज्यों को एक बार अच्छे से पहली नज़र से देख लीजिएगा और याद भी रखिएगा इन सभी राज्यों के कौन कौन से राज्य किस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये भी पूछ लेता है। ठीक है, भाग क में कैसे राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। दूसरे भाग ख में ऐसे राज्य थे जहाँ पे राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, जबकि भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था। ठीक है, तो जैसे कि भाग ख में देखेंगे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। चूँकि हम संयुक्त प्रांत से बिलोंग करते हैं और बिहार से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमारे PCS एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि 1950 में जो भारतीय क्षेत्र थे उनमें बिहार और संयुक्त प्रांत को कौन से भाग में रखा गया था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो भी स्टेट हैं इन सबको ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लेता है अक्सर एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है 1956 में भारतीय राज्य। ठीक है, पहले इसको हम देख लेते हैं। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग। ठीक है, अब भाग 6 जो है, पहले अनुसूची के भाग ए में शामिल राज्य जो हैं उनका क्या है, 152 से लेके 237 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें आते हैं। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल राज्य हैं, जिनमें 238 आर्टिकल 238 के तहत ये आते हैं। भाग 8 में पहली अनुसूची के भाग सी में शामिल राज्य हैं, ये आर्टिकल 239 से 242 तक है। जबकि भाग 9 में पहली अनुसूची के भाग डी में शामिल संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में शामिल नहीं है, और इसके लिए अनुच्छेद 234 में प्रावधान किया गया है। ठीक है,
अगला देखते हैं तो 1956 में जो हमारे भारतीय क्षेत्र को बांटा गया था उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनकी लिस्ट दी हुई है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि उसमें कौन सा उस समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था या कौन सा था, उसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है। तो हमारे यूटीज कितने थे? 6। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये सारे हमारे 1956 में राज्यों के ये नाम थे और यूटीज के नाम थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने? चूँकि 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। तो इनके तहत जो जो राज्य गठित होंगे उनका डिटेल दिया हुआ है। पहला है महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। पहला महाराष्ट्र जो था महाराष्ट्री मराठी भाषा के लोगों के लिए और दूसरा तो जो था गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए, ठीक है। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। कौन सा? 15वां राज्य था गुजरात। अब दूसरा है दादरा एवं नागर हवेली। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1960 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था, 1961 तक, ठीक है। लेकिन 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं गोवा, दमन एवं दीव। 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था। कब? किसके माध्यम से? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया था। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा के बारे में भी पूछ सकता है कि इसको कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या फिर कौन से साल इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका उत्तर होगा 1987 में, ठीक। अब आता है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी जो एक पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पुडुचेरी केवल एक ही स्थान का नाम नहीं है, 4 स्थानों को मिलाकर इसको नाम दिया गया है। 1954 में क्या हुआ था? फ्रांस ने इसको भारत को दे दिया था। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। अब है नागालैंड, जो कि 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंसांग क्षेत्रों को मिलाकर त्वेंसांग, ठीक है, गठन। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया, ठीक है। चलिए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का इनका गठन कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य यानी पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग जो था अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। इसलिए शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप बना दिया गया, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बना, ठीक है। फिर हम देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन
1972 में भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन है। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेफा के नाम से किन 2 राज्यों को जाना जाता था, तो इसका उत्तर होगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भी अस्तित्व में है। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या क्या हो गई, 21 हो गई। मणिपुर जो है 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। यह सब में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्री परिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम से पृथक किया गया। ठीक है, फिर आता है सिक्किम के बारे में। 1947 में सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। क्या? रक्षा, विदेश मामले और संचार। ठीक है। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, ना कि पूर्ण राज्य का। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लिखित किए गए हैं, को संविधान में शामिल किया गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। ठीक है। 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, जो कि 22वां राज्य बना। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसने अनुच्छेद 2 का 10वीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? निरसित, जिन्हें 1974 के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किया। कौन कौन? भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त कर दिया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, फिर आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन तीनों का जो निर्माण होता है हमारा, वो होता है सन 2000 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राज्य झारखंड को क्रमशः, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, बिहार से झारखंड को पृथक करके इन राज्यों का निर्माण किया गया। और इन राज्यों का जो क्रम था कम से कम 26वां, 27वां, 28वां क्रम था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो था 26वें पे, उत्तराखंड 27वें पे और झारखंड 28वां राज्य था। फिर आता है तेलंगाना राज्य का गठन, जिसका गठन 2014 में हुआ। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के राज्य के भूभाग को काट कर बनाया गया और ये भारत का 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य, तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर वह बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है,
पुनः आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश, शेष तथा तेलंगाना। अब क्या जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले हैं, कारगिल और लेह जिले को छोड़कर, जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार राज्यों की संघीय क्षेत्रों की स्थिति जो है 1956 में 14 और 6 थी, जो अब बढ़कर 28 और 8 हो गई है। ठीक है। नामों में परिवर्तन किया गया, कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला प्रांत था जिसका नाम परिवर्तित किया गया, इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया, जबकि 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए ये नाम रख दिया गया था। ठीक है। यह बदलाव जो है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी प्रकार पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी, और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा के रूप में हो गया। ठीक है। अब ये देखिए 28 जो हमारे राज्य हैं, और ये जो कि अपडेट नहीं हुआ है, तो आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। हमारे जो नए यूटीज़ हैं उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद से जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव हैं। ठीक है, दमन और दीव हैं। ठीक है, और एक पुडुचेरी। तो ये जो दादर और नागर हवेली है और एवं दमन एवं दीव, इन दोनों को अब एक साथ मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को। ठीक है, इन दोनों को कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। इसको दादर एवं नागर हवेली को, दमन एवं दीव को। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव का इन दोनों में आपस में कब विलय हो गया था? 2020 में। अब संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कुछ कानूनों के बारे में बताया गया है। चैप्टर की शुरुआत में मैं आपके सामने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन करके समझाई थी। आर्टिकल 3 जो था वो राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित था। तो उसमें जो संसद की शक्ति है, उन्होंने क्या कानून बनाए हैं उससे रिलेटेड है। तो वो जो भी कानून है उनके बारे में पहले असम अधिनियम 1951, असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। किसे दी गई? भूटान को दी गई। ठीक, तो ऐसे ही ये सारे कानून हैं। आप लोग इसको बारी बारी से देख लीजिएगा। PDF में मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ये जितने अधिनियम है इसको एक नज़र में देख लीजिएगा, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, और लास्ट में है संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो इसको दिया है, पहला जो अनुच्छेद है वो संघ के क्षेत्र एवं नाम से संबंधित है। दूसरा जो है नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना करता है, जबकि आर्टिकल 2 का क्लॉज ये सिक्किम संघ के साथ संबंध था, उसको निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नामों में परिवर्तन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 4 जो है वो कहता है जो अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत कानून बनाए जाएंगे उन पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये कहता है।
तो ये रहा हमारा एम लक्ष्मीकांत का 5वां चैप्टर, जो ये इसको मतलब ये समाप्त होता है। अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।